हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें आप घर बैठे ही अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स पाइए और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आइए आज का जो हम चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज का चैप्टर ये स्टैंडर्ड 9 के राजनीति शास्त्र का चैप्टर है, जिसका नाम है संस्थाओं के कामकाज। इसके कुछ पहले के वीडियोस, इसके प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो वह बहुत ही बढ़िया बात है, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी। और आज हम उसी टॉपिक को शुरू करेंगे और हो सका तो आज ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संस्थाओं के काम काज। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी संसद, भारत की जो संसद है वो असल मायने में विधायिका है, जो 3 चीजों से मिलकर बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम लोगों ने लोकसभा के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली, हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। अब हमारे सामने है राष्ट्रपति। कौन सा टर्म बचा है भाई? तो राष्ट्रपति। आइए इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है या क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रपति, अंग्रेजी राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे जुड़ी हुई 2-4 चीजें, जैसे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति वगैरह वगैरह को देख लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, वो उस देश के सर्वोपरि होते हैं, उस सरकार के सर्वोपरि होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उस देश की सरकार में सबसे ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन जहां राष्ट्रपति की बात आती है तो वो सरकार में नहीं, वो देश में सबसे ऊपर होते हैं। यानी प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार का मुखिया होता है, बल्कि राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के ही अधिकारों का प्रयोग कर पाता है, क्योंकि जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है वही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। भारत का राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है, भारत के राष्ट्रपति की जो अवधारणा है, ये ब्रिटेन से उठाई गई है। और ब्रिटेन में महारानी का राज हुआ करता था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन के लिए होता था। ये नाम मात्र के मुखिया होते थे। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक कामों की निगरानी करता है, ताकि वो राज्य के उद्देश्य को, मतलब जो हमारा राज्य का मेन टारगेट है, जो काम है, वो पूरा कर सके, उसके हिसाब से सही तरीके से रह सके। लेकिन कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रधान है, संपूर्ण देश को संचालन कर रहा होता है। वो निगरानी करता है पूरे देश का। और ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई इन अकॉर्डिंग टू इन टर्म विथ प्रधानमंत्री? हाँ, जितनी शक्तियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं, उतनी शक्तियां राष्ट्रपति को क्यों नहीं दी गई? यह सवाल अधिकतर लोग मेरे से पूछते हैं। और तो इसका एक ही जवाब दिया जा सकता है कि जहां राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित नेता करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट, सीधे जनता कर रही होती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की वैल्यू किसी भी संस्था से काफी अधिक होती है। तो यह जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वह जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनकी पदवी अधिक मानी जाती है। किनकी अपेक्षा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अपेक्षा में। ठीक है, तो राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यह बात भी मानी जाती है। जब संसद में राज्यसभा और लोकसभा के लोग होते हैं, तो उसके अलावा एक और संसद का अंग होता है, और वो होता है हमारा राष्ट्रपति। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, आपने तो बोला कि जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती नहीं है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य और जितने भी स्टेट में इलेक्शन हुए हो ना विधानसभा के, वो सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी कि जनता नहीं चुन रही, जनता से एक लेवल ऊपर।
जैसे जनता ने संसद को चुना और लोकसभा के सदस्यों को चुना। चलो हम शुरू से लिख देते हैं। जैसे ये हो गई जनता, जनता जनता ने वोट किया। जनता दो टाइप से वोट करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जनता के वोट के दो अंग बना लो। जनता ने क्या किया, वोट दिया, वोट दिया किसको किसको, तो एक दिया वोट राज्य को, एक दिया वोट केंद्र को। दो भाग में वोट दिए उसने, एक राज्य को वोट दिया, एक केंद्र को वोट दिया। राज्य का वोट किसके पास गया, संसद के पास गया। हाँ गया कि नहीं गया। और केंद्र का वोट किसके पास गया, संसद के पास। और राज्य का वोट विधानसभा के पास। अब ये विधानसभा आपस में चुनकर मुख्यमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, ठीक है। और उनके मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होता है जो राज्य की देखभाल करता है। यह संसद आपस में चुनकर प्रधानमंत्री बनाती है, जो आपस के कार्यभार संभालता है और आपस की चीजों को देख रहा होता है, समझे। लेकिन आप पूछोगे कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ, तो यहां से सब जोड़ लो। ये सभी लोग वोट देते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखा आपने कितना भयंकर व्यवस्था है। जनता ने वोट दिया केंद्र और राज्य को, तो राज्य को वोट दिया तो विधानसभा मुख्यमंत्री और अपने राज्य का कार्यभार, केंद्र को वोट दिया तो संसद प्रधानमंत्री और देश का कार्यभार, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव में ये सबको जोड़ लो भाई, संसद, प्रधानमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री, सब लोग मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव साधारण चुनावों की तरह नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको चुनाव को अलग माना जाता है, ठीक है। इसमें पद के प्रत्याशियों को चुनाव पर जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, जैसा कि सबको पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उस तरह से वो कभी भी प्रधानमंत्री के बराबर नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव न हुआ है। जनता ने किसको वोट दिया है, संसद को, और संसद में से डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई जनता के लिए ये क्या होंगे, यह जो चुनाव हुआ यह क्या हो गया, यह प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट जनता ने चुना है, ठीक है। लेकिन यह जो चुनाव हो गया यह अप्रत्यक्ष न हुआ। हमने आपको 50 रुपए दिए और आपने किसी और को 50 रुपए दे दिए। हमने आपको जो 50 रुपए दिए वो तो हमने आपको डायरेक्ट दिए, लेकिन आपने जिसको 50 रुपए दिए वो तो हमने नहीं ना दिए, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, हमने नहीं देखा। यानी जनता के प्रति जवाबदेही किसकी होगी, आप ये प्रधानमंत्री की। हमने 50 रुपए दिए तो हम मांगेंगे किससे, आपसे। तो जिम्मेदारी किसकी हुई, आपकी हुई कि नहीं हुई। अब आप पीछे क्या करते हो वो आप जानो। ये लोग अपने में चुनकर राष्ट्रपति बनाते हैं ताकि देश का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सके, देश में प्रतिनिधित्व अच्छा चल सके, समझ में आया। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव को देखेगा उसी के पास में ज्यादा शक्ति होगी। अब बताओ, शक्तियों का विभाजन, शक्तियां जो होती है वो किस हिसाब से दी गई होती है, जो जितना पावरफुल है उसके हिसाब से शक्ति दी गई है। यह शक्ति क्यों दी गई, क्योंकि यह ज्यादा पावरफुल है। इनको कम शक्ति क्यों दी गई, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुने गए हैं, सरकार का निर्धारण तो हुआ है, लेकिन किसके जरिए, इसके जरिए, प्रधानमंत्री के जरिए। तो जब बारी आती है देश में विधायिका पढ़ने की, तो हम संसद और विधानसभा पढ़ते हैं। जब बारी आती है देश में कार्यपालिका पढ़ने की, तो हम प्रधानमंत्री पढ़ते हैं। लेकिन एक बात यह भी याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर सिग्नेचर वगैरह करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर सिग्नेचर करता है, राष्ट्रपति संसद के कहने पर बिल बनाता है, बिल को नियमों में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार यह तो कहा जा सकता है ना कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो सारी की सारी बातें इस संसद और इस प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी वो अप्रत्यक्ष तरीके से डिसीजन लेते हैं, यानी ये लोग काम देते हैं तो ये काम करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। ये लोग जो काम देते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब सीधी तौर पर यह आ गया कि इनके काम को राष्ट्रपति निर्वाहित कर रहे हैं।
यानी ये लोग जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपति एक तरीके से क्या बन गए, राष्ट्रपति एक तरीके से कार्यपालक बन गए, कार्यपालक बन गए, एग्जीक्यूटिव बन गए। और ऐसे वैसे एग्जीक्यूटिव नहीं बने, देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव बन गए। समझ रहे हो, इतना इजी था। मतलब राष्ट्रपति तो है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, पूरे संपूर्ण देश के एग्जीक्यूटिव भी माने जाते हैं। अब समझ में आया राष्ट्रपति की भाव क्या होती है। अब राष्ट्रपति के बारे में एक दो और टर्म है, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है कि अगर आप ऐसे मतलब थोड़ा सा संविधान जानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि राष्ट्रपति, मतलब आपको लगता है अगर आपने ओवरऑल थोड़ा सा संविधान पढ़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। सब कुछ तो वही करता है, सारे कानून वही है, सरकार का प्रमुख वही है, सारे नियम उसी के नाम पर होते हैं, सारे प्रमुख लोगों की नियुक्ति वही करता है। भारत का न्यायाधीश हो गया, सर्वोच्च न्यायाधीश हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्यों के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनका भी चुनाव वही करता है, मतलब निर्वाचन वही करता है। चुनाव आयुक्त हो गए, देखो देश का सबसे बड़ा होता है ना चुनाव आयुक्त हो गए, उनका भी वही करते हैं। दूसरे देश के राजदूत हो गए, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता सब इन्हीं के नाम पर। इतना छोड़ो, ये तो बड़ा हो गया, इतना छोड़ो, भारत की सबसे बड़ी जो आर्मी होती है ना, भारत की इंडियन आर्मी, उस पूरी इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति को मंत्री, मतलब राष्ट्रपति को इन सभी अधिकार की पूर्ति कम है क्या? हाँ बताओ, इतने अधिकार दिए गए हैं, कम है क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। राष्ट्रपति मंत्री पर, लेकिन एक बड़ी बात यह आ जाती है कि राष्ट्रपति अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको यह सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? तो भाई मंत्रियों का और मंत्री परिषद का सपोर्ट चाहिए, इनका सपोर्ट उसको चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अब भले ही ये अपनी पूरी की पूरी बात पर जो मन करे वो मतलब वो सलाह दे सकता है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मंत्रिपरिषद इनको दे देना कि नहीं नहीं आपको यही करना है, इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा है, जो भी करना है आपको उनसे पूछ के करना है। आप मुखिया तो है, लेकिन जो भी करना है आपको पूछ के करना है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जहां मन करे वहां जाओ, लेकिन हमसे पूछ के जाओ। ये कौन सी बात होगी? तो वही बात होती है राष्ट्रपति के केस के रिगार्डिंग में। ठीक है, आपको जहां मन करे वहां जाइए, जो मन करे वो करिए। राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन पूछ लीजिए संसद से, मंत्रिपरिषद से पूछ लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, पूछने के बाद जाइए जहां जाना है। तो यह इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पर राष्ट्रपति अकेले मतलब कार्य कर सकता है। इसी प्रकार संसद में कोई भी विधेयक या जो बिल है वो बन के राष्ट्रपति के पास आया, नियम बनाने की प्रोसेस मैंने बताई थी ना, अगर बिल कोई भी बनकर राष्ट्रपति के पास गया तो उसे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकते हैं। इवन संसद को पुनः वापस भी कर सकते हैं कि थोड़ा सोच कर आइए इस पर। लेकिन अगर संसद ने उस विधेयक को दोबारा उसके बाद सोच भेज दिया तो राष्ट्रपति को पारित करना ही होगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे तो राष्ट्रपति आखिर करता क्या है? क्या उसके पास अपने सेंस के लिए कुछ नहीं है? तो बस बात यही है, इसमें उसे एक अपने मन से वो बस कुछ काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास बस प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो कर सकता है। जब कोई पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है तो राष्ट्रपति के पास असल में कोई काम नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत मिलने वाली पार्टी को जो भी मिले हैं उसमें से प्रधानमंत्री को चूज करना पड़ता है। और अगर कोई किसी को बहुमत ही नहीं मिला, किसी ने कोई गठबंधन ही नहीं किया और सरकार ही नहीं बन पा रही है, तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी एक को प्रधानमंत्री बना सकता है। यानी बिलीव संसद में कोई जीता ही नहीं, मतलब ऐसे छोटे 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 इतने दल जीत गए कि पूछो मत, और कोई गठबंधन ही करना नहीं चाह रहा है, सब चाह रहे हैं कि हम अकेले रहें, स्वतंत्र रहें। तब राष्ट्रपति अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? यह प्रोसेस लागू करवाएंगे। ठीक है, यह प्रोसेस यहाँ पर होती है। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे कि नहीं आपको बहुमत देना ही पड़ेगा भाई, आप दीजिए बहुमत। हाँ, इतनी भयंकर चीज होती है। ठीक है, तो ये बात भी थी। अब आप यहाँ पर आगे आओगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रपति के पास वही पावर थी। तो ये था राष्ट्रपति। अब हम आते हैं, ये था हमारा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक का एक छोटा सा अंश जो पढ़ाना जरूरी था। या विधायी भी है, कार्यपालिक भी है, इसीलिए इनको पढ़ाना जरूरी था। अब इनको पढ़ लिए हम लोग, तो अब आते हैं इन दोनों टर्म को हटाकर कार्यपालिका के
तरफ से आकर न्यायपालिका के तरफ आते हैं। छोटा सा सेक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी। तो जब भी ये बात आती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया देश में, कुछ गड़बड़ हो गई देश में, तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करता। हम सोचते हैं कि ऐसा कोई रहता जो किसी का पक्ष नहीं लेता और उसका सॉल्यूशन करता। तो उस परिस्थिति में हमें सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका या किसी न किसी न्यायपालिका की याद आती है। इसी वजह से लोकतंत्र में यह बात ध्यान में रखने लायक होती है कि देश में अगर लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायपालय होता, उसके पास उसे कार्रवाई करने का अधिकार होता। और अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें इमेजिन करो, जैसे अगर देश में कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट है लेकिन उसको सरकार की कोई भी एक्टिविटी को जांचने का अधिकार ही नहीं है, अगर उसके पास अधिकार है लेकिन वो चाहकर भी इस पर निर्णय नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वो सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा। भले वो निष्पक्ष फैसला सुना दे लेकिन कोई उसे माने ही नहीं। तो इसी वजह से लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। यानी न्यायपालिका के साथ दो बातें खुद ब खुद जुड़कर आ जाएगी। पहला स्वतंत्र और दूसरा निष्पक्ष। पहला स्वतंत्र, दूसरा निष्पक्ष। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अकेले सही हैं, हमारा सही है सब कुछ, ठीक है। तो वो गए स्वतंत्र और हो गए एक होते हैं निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब फ्री, इंडिपेंडेंस, उनको कोई परवाह नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, समझे। तो इस टाइप की चीजें आती हैं हमारे सामने। निष्पक्ष स्वतंत्र दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो न्यायपालिका को भारत में ऐसे मानना बहुत जरूरी है। अब जब आ गया आपके सामने ये टर्म न्यायपालिका, तो देश में न्यायपालिका के तौर पर क्या होता है? तो देश में जितने भी कोर्ट है ना, उन सभी को कलेक्टिव रूप पर मिला लोगे तो उन्हें न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश में अलग अलग न्यायालय पाए जाते हैं। न्यायपालिका मतलब क्या हो गया? न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय प्लस जिला न्यायालय प्लस, अब क्या बोल सकते हैं उसको, उसके अलावा जिला न्यायालय प्लस स्थानीय न्यायालय। इन सब को जोड़ो और जोड़कर जो मिले उसे ही हम कहते हैं न्यायपालिका। यही पूरा सिस्टम है न्यायपालिका का, ठीक है। यह पूरे के पूरे चीजों को मेंटेन करके रखता है। भारत का न्यायपालिका एक यूनिट है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ना एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है कि पूरी चीज मिलकर एक बनती है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा हेड हो गया, जो अंदर की सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, करीब करीब 25 से ज्यादा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की बात करें तो लगभग 10,000 से ज्यादा जिला न्यायालय है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा, और स्थानीय न्यायालयों की बात करें तो भाई छोड़ ही दो, 1 लाख बोल ही सकते हैं आराम से, ठीक है। 1 लाख से अधिक स्थानीय न्यायालय भारत में मौजूद हैं। और इन सभी का कंट्रोल किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। वो सभी अदालतों के फैसले को समझता है, इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई करता है, यह अकेले करता है। अब ये स्थानीय नागरिक झगड़ों को सॉल्व करता है। या क्या क्या कर सकता है? अच्छा चलो अब इसके कुछ काम देख लेते हैं, क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला, देश के नागरिकों के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ तो नागरिकों के बीच के विवाद को खत्म करता है, ठीक है। दूसरा, देश प्लस नागरिक, मतलब देश है और देश के अगेंस्ट में नागरिक हो गए, तो देश और नागरिक के बीच, मतलब देश के बदले हम सरकार लिखना सही रहेगा, नहीं तो देश गड़बड़ हो जाता है। सरकार वर्सेस नागरिक है।
अब मजे की बात और देखोगे, इसमें सरकार वर्सेस सरकार भी होता है, वर्सेस सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ये होते रहता है। उससे भी भयंकर देखोगे, केंद्र सरकार वर्सेस केंद्र वर्सेस राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, इस टाइप की चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो ये इन मुद्दों पर फैसले दे सकता है। कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट में एक और मस्त चीज आती है कि कोर्ट के कुछ कुछ राइट होते हैं, जैसे वो दो मुद्दों पर चर्चा करता है, फौजदारी मामले और दीवानी मामले। फौजदारी मामले में सबको पता है, फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़े वाले जिसमें फौज की जरूरत मतलब पावर लगी हो, और एक होता है दीवानी जिसको सिविल मामले कहते हैं। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो इसको क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में भी सभी चीजों के हिसाब से काम जाता है। ठीक है, इसमें काम होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें काम होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, और ये सबसे बड़ा कोर्ट है, इसमें की बात माननी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इवन तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त तो कर देते हैं। इसके जज और इसके जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कर तो दिए लेकिन हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और मेहनत करके अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका को जन्म दिया है। न्यायपालिका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। एक बात याद रख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर भी हो जाते हैं फिर भी उनको भारत के मतलब लोग सलाह के तौर पर रखते हैं। वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो न्यायपालिका एक बहुत बड़ा अंग है जो सभी चीजों को कोलाइड करके एक साथ लेकर आ रही होती है। ठीक है, तो बस यही था आज का चैप्टर, इतना ही था। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।